वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ पीवाईक्यू देख रहे हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम मिसलिनियस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। यूपी जीके पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, एनवायरनमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने मिसलिनियस यानी कि विविध के प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किए थे। ये आज का लास्ट पार्ट है। कुछ प्रश्न ही बाकी बचे हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है आरओ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर पिछले वर्षों के प्रश्नों के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पर आप प्रीवियस मिसलिनियस के भी वीडियो देख सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको जब भी जो सब्जेक्ट पढ़ना है, देखिए आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बचा है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए हैं, कंपटीशन है, उस हिसाब से बहुत कम समय बचा है। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करें, स्ट्रेटेजी बनाएं प्रॉपर। और आपको जब भी पीवाईक्यू पढ़ने हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, पीवाईक्यू पढ़ें, उसका सिलेबस देखें, फिर उन दोनों के बेस पे आप सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट करें। चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं तो भी आप इसी को फॉलो कीजिए और आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए। सब्जेक्ट में वो टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिन टॉपिक से इन टॉपिक्स को नोट करते जाना है जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, सिलेबस को भी देखना है। सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में। तो आप बस सिलेबस को ध्यान में रख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और अपने समय की भी बचत कीजिए। और जब आप पढ़ लें सब्जेक्ट उसके बाद आप प्रैक्टिस क्विज लगा लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस क्विज अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज़ भी लगा लीजिए। ये आपकी फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे। और अभी तो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी ऑफलाइन लगवाई जा रही है। ये पहली बार हो रहा है कि ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। मतलब इसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम की तरह माहौल होगा, जैसा आपकी एग्ज़ाम होता है बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा, 6 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा डेट और सिटी। आपको मतलब ऐसे पहले से पता रहेगी, लेकिन कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वो आपको लास्ट मोमेंट पर ही बताया जाएगा। तो आप जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चेकिंग वगैरह होगी। मतलब सारी चीज़ें जैसे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर फॉलो की जाते हैं जो इंस्ट्रक्शन, वही आपके यहाँ पर भी किए जाएंगे और बिल्कुल आपको वैसा ही एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन एकदम आपको ऐसा लगे कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाने ही जा रहे हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर आप हैंडल कर पाएँ, एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल आप पर ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। तो चाहे तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बहुत दूर हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं और आपके आसपास एग्ज़ाम सेंटर ये टेस्ट सीरीज़ का नहीं है सेंटर, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाता है, आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेने हैं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर प्रैक्टिस क्विज जरूर लगा लें। प्रैक्टिस क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कई सारे प्रश्न आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी विविध के प्रश्नों को देखना है, इसके बाद अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि पॉलिटी वगैरह या फिर जो टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे। प्रश्न दिया गया है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ पर अवस्थित है? तो इसकी जो स्थापना ये नई दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। श्रीलंका के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है जिन्हें जनवरी 2013 में महाभियोग के बाद बर्खास्त कर दिया गया था? अब ये 2013-14 का प्रश्न होगा, 14 या 15 के एग्जाम में आया होगा तो ये पूछ लिया। अब करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब आसपास अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, आसपास के पड़ोसी देशों में श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, पाकिस्तान, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सिरानी भंडार नायक थे उस समय जिनको बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है?
ये थे एलन जॉनसन सरलीफ। 2012 का प्रश्न है। अब हो सकता है 2022 या 23 का आपके रेफरेंस में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया था? ये न्यूज़ वीक नाम का एक पत्र था जिसने ये अपना जो प्रकाशन है उसको बंद किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2012 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? 2012 की बात हो रही है तो ये भारत था। अब आपको 2022 का डेटा याद करना है। ये डेटा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियो में मिल जाएगा। मिसलिनियस का पूरा एक अपडेटेड वाला एग्जाम के कुछ दिन पहले पापा वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना है। उससे 3 से 4 प्रश्न आपके आते ही आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नवनियुक्त महासचिव कौन है? तो ये सी जिनपिंग थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर ये तो चीन का पूछा, लेकिन अभी हाल ही में भारत में चुनाव हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। तो जिन भी स्टेट्स में, साउथ में भी, तेलंगाना वगैरह में, तो जिन भी स्टेट्स में अभी चुनाव हुए हैं उनके मुख्यमंत्री को याद कर लेना है, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बना है। तो ये चुनाव से संबंधित चीज़ों को जरूर याद कर ले, कहाँ पर किस पार्टी की विजय हुई। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी कि चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया है? तो मलाला दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सबसे पहले भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह मेजर जनरल साइरस एडी पीठावाला, इनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? ये आर्गो ने जीता था। 2013 की बात हो रही है। अब आपको 2022-23 के याद करने हैं। ग्लोब पुरस्कार सारे याद कर लीजिए, बेस्ट मूवी का, एक्ट्रेस का, एक्टर, सारी चीज़ें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 2013 से इंडियन प्रीमियम लीग खिताब प्रवर्तक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पेप्सिको को चुना गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2012 में लगातार चौथी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का बेलिंडा आर पुरस्कार जीता है? ये लियोनेल मेसी हैं, इनके द्वारा ये जीता गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2012 में जापान का प्रधानमंत्री बना? शिंजो अबे बने थे 2012 में। अगला प्रश्न है 2016, ये 106 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया? तो 2004 में घोषित किया गया था। और ये हर साल के लिए कोई ना कोई वर्ष घोषित किया जाता है। आपको 2022-23 के याद कर लेने हैं। 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाया, 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किन परिवर्तनों की घोषणा की थी? तो अब कोई योजनाएं पुरानी चलती हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो 2013 में पूछा है कि इंदिरा आवास योजना में परिवर्तन क्या हुए। पहला दिया गया है, मैदानी क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि को बढ़ाकर 70,000 कर दिया, और पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया। भूमिहीन आवासीय भूमि खरीदने के लिए 20,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ता है या फिर रखना पड़ा, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये एक कंडीशन थी जो फेस की थी भारत ने विदेशी बैंकों में अपना सोना रखा। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर राव। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल और राज्य दिए गए हैं, जैसे कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। हम्पी आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, और मानस असम में है। ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मानस। ठीक है। और ये भीमबेटका की गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको मिलाने के लिए पूछा गया है। ऐसे जोड़ी मिलान वाले प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्न देख लिए। पूरा हमारा जो भी विविध है, विविध की PYQ सारे पिछले वर्षों के लगभग 8 से 10 सालों के पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।